हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इतिहास के पहले चैप्टर के यूरोप में राष्ट्रवाद के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं मैं वो लेकर आया हूँ। आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग सवाल पढ़ते हैं, इसका जवाब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका पहला ऑप्शन है आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है यूरोप। ठीक है, इसमें जो यूरोप है ये आपका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा कि वियना कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। और वियना सम्मेलन में ही एक शासन का दोबारा क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो उसमें पहला ऑप्शन है आपका हैप्सबर्ग, दूसरा है आर्लिया वंश, तीसरा है बुर्बो वंश, चौथा है जारशाही। देखिए दोस्तों, वियना कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उसमें बुर्बो राजवंश को जो है पुनः स्थापित किया गया था। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बुर्बो राजवंश। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिप, चौथा है फिलिप हेटारिया और चौथा है डायट। देखिए दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कार्बोनरी संगठन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था दोस्तों? कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा है प्रसा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है दोस्तों, यह बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। तो यह बहुत वीवीआई प्रश्न भी है। यह पूछा जाता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा जो है योगदान किसका था? तो इसमें भी आपका ऑस्ट्रिया आता है कि ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधक थी इसकी। ठीक है, ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था इसका, इटली और जर्मनी के एकीकरण का, क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, वहां पर उसका अधिकार था और वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। इसलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है फ्रांस में राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। बहुत वीवीआई सवाल है यह भी दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे चलते हैं। 6 में गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो थे ये पेशे से क्या थे? इसका ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और चौथा है नाविक। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सवाल है यह भी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत प्रचलित प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? नाविक था। ठीक है,
वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाले बेल आइकन को दबा करके आप क्या करेंगे, आप सारे नोटिफिकेशन को इनवाइट कर देंगे, ताकि होता क्या है कि जब आप पास वाले बेल आइकन को दबा देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन सेकेंड और चौथा है बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। तो इसमें जो सही आंसर है वो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका जो सही आंसर है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने दोस्तों क्या किया था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। वहां पर इन्होंने राइन संघ की स्थापना भी की थी। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर का सवाल। जालवेरिन कैसी संस्था थी? दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है, जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो इसका ऑप्शन आपका है क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वानों की, चौथा है पादरी एवं सामंतों की। तो जालवेरिन कैसी संस्था थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। ठीक है, जालवेरिन जो थी वह व्यापारियों की संस्था थी दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 9 नंबर के सवाल पे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए यह जीके में भी कई जगह पर यह बात लिखा होता है, आपके सिलेबस में तो है ही है। ठीक है, तो जो है इसका रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क, चौथा है विलियम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन इसमें से सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है, पूछने वाला सवाल है, पूछा जाएगा मेरे अंदाज से। चलिए हम 10 नंबर के सवाल पे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि है, इसमें पहला ऑप्शन है 1864 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1866 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1870 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी दोस्तों 1866 ईस्वी में। किसमें हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 11 नंबर आ गया है आपका। नेपल्स की क्रांति जो है 11 नंबर का सवाल। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति पहला ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, दूसरा है 1821 में, तीसरा 1822 में, चौथा है 1823 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो आपका 1820, 21, 22, 23। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं आगे वाले सवाल पे, 12 नंबर के सवाल पे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में, तीसरा ऑप्शन है हंगरी में, चौथा है इंग्लैंड में। ठीक है, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 13 नंबर सवाल है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था।
कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1835 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1832 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1842 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1830 ईस्वी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो वीडियो को तुरंत से शेयर कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इससे हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा और आपके एग्जाम में तैयारी होने का आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो और अच्छे से हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग 13 नंबर के सवाल का ऑप्शन देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन है 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी नंबर है, 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया था? 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में। दोस्तों इस वीडियो का हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, बहुत तेजी से रिव्यू करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, देखेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था दोस्तों? वो बी नंबर का ऑप्शन है 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में इसका जो है किया गया था। चलिए दोस्तों 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 14 नंबर में है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? इससे पहले एक सवाल आया था दोस्तों कार्बोनरी संगठन से संबंधित। ठीक है, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध दोस्तों कार्बोनरी संगठन से था। चलिए कोई बात नहीं है, उसी कार्बोनरी से दूसरा सवाल भी आ चुका है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब जो है आपको पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1832 ईस्वी है, 1815 ईस्वी है, 1810 ईस्वी है, 1831 ईस्वी है। इसमें 14 नंबर का सवाल है ये 1810 ईस्वी इसका जो है आंसर है। ठीक है, 1810 ईस्वी में क्या हुआ था? कार्बोनरी संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि दोस्तों कब हुई थी इस बारे में हमको जानना है। पहला ऑप्शन है 1828, दूसरा ऑप्शन है 1829, तीसरा ऑप्शन है 1830 और चौथा ऑप्शन है 1931। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों 1829। एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो 1831 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1831 ईस्वी में हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। चलिए दोस्तों 16 नंबर के सवाल पे चलते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है तुर्की और रूस, दूसरा ऑप्शन है यूनान और पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है तुर्की हंगरी और चौथा ऑप्शन है हंगरी पोलैंड। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तुर्की और रूस होगा। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि दो देशों के बीच जो हुई थी वह थी तुर्की और रूस। एड्रियानोपुल की संधि दो देशों के बीच हुई थी, वह थी तुर्की और रूस। तुर्की और रूस के बीच में दोस्तों एक संधि हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की जो संधि है दोस्तों आपको 1829 ईस्वी में हुई थी और यह तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी और तुर्की के 1829 ईस्वी में हुई थी तुर्की और रूस के बीच। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन के बीच, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच, चौथा ऑप्शन है प्रसा और रूस के बीच। दोस्तों सेडोन का युद्ध हुआ है ये सेडोन का युद्ध है, फ्रांस और प्रसा के बीच हुई है। ठीक है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 17 के बाद 18 वाला पेज ब्लैंक आ रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। 19 के नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को दोस्तों किसने कुचल दिया? पहला ऑप्शन रूस का है, दूसरा ब्रिटेन का है, तीसरा ऑस्ट्रिया का है, चौथा है फ्रांस का। चौथा है फ्रांस का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ठीक है, 19 नंबर का ये क्वेश्चन है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ए नंबर का रूस। क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा और रूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए ठीक है
आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच एक युद्ध हुआ था, तो कहां हुआ था? अभी तुरंत दोस्तों ऐसा सवाल आया था। सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1870 में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1870 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अब यहां सवाल आ गया है दोस्तों कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुई थी, वो युद्ध हुई कहां थी दोस्तों? भैया ये युद्ध जो है अभी तुरंत हम पढ़े हैं, सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच का जो युद्ध होगा दोस्तों, वह होगा सेडोन में। कहां पे होगा? सेडोन में। चलिए दोस्तों 21 नंबर के सवाल पे चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा? अर्थात किस देश के साहित्य और ज्ञान विज्ञान से यूरोप वासी जो है प्रेरणा लिए आगे बढ़े और अपने आजादी की लड़ाई लड़े? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं तब पता चलेगा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। पहला ऑप्शन जर्मनी है, दूसरा यूनान है, तीसरा तुर्की है, चौथा इंग्लैंड है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया तुरंत लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, इस बारे में हम जान रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसका जर्मनी है, दूसरा यूनान है, तीसरा तुर्की है और चौथा इंग्लैंड है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको यूनान। ठीक है, यूनान का साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों के लिए दोस्तों क्या रहा था? प्रेरणा स्रोत रहा था। क्या रहा था? प्रेरणा स्रोत रहा था। कहां का ज्ञान विज्ञान? यूनान का। किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। ठीक है दोस्तों 22 नंबर का सवाल। युवा इटली, जिसको आप यंग इटली के नाम से अपने बुक में पढ़े होंगे दोस्तों, संस्था का विकास किया। किसने किया? पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा ऑप्शन है काउंट काबूर और तीसरा ऑप्शन है गैरीबाल्डी, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा काउंट काबूर है, तीसरा है गैरीबाल्डी और चौथा है बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, यहां पर टाइपिंग मिस हुआ है, बिस्मार्क लिखा गया है, माफ कीजिएगा। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा युवा इटली, यंग इटली और यंग यूरोप का इन्हीं ने किया था। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से ये संबंध रखते थे। यंग इटली नामक संस्था का इन्होंने विकास किया था। नाम है इनका मेजनी। क्या नाम है इनका? मेजनी। मेजनी ने ही युवा इटली और मेजनी ने ही युवा इटली और क्या कहते हैं, युवा इटली, यंग इटली का जो है विकास किया था। चलिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एक नंबर है कवि, दूसरा नाटककार, तीसरा संगीतज्ञ और चौथा कूटनीतिज्ञ। दोस्तों बिस्मार्क की कूटनीति विश्व में प्रसिद्ध है। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क ने अपने कूटनीति के बदौलत ही जो है जर्मनी और इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने अपने कूटनीति के बल पर ही सबको फंसा दिया था दोस्तों। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ नहीं था। बिस्मार्क दोस्तों क्या था? वो कूटनीतिज्ञ था। 24 नंबर का सवाल है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? पहला नेपोलियन, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा विक्टर इमैनुअल और चौथा है विलियम प्रथम। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक दोस्तों विक्टर इमैनुअल था। ध्यान में रखिएगा, विक्टर इमैनुअल जो था यह सार्डिनिया का जो है शासक था, विक्टर इमैनुअल। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री, अभी तुरंत पीछे एक क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था?
तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउंट काबूर को। विक्टर इमैनुअल साहब ने सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक थे। विक्टर इमैनुअल ने अपने प्रधानमंत्री पद पर काउंट काबूर को क्या कहते हैं नियुक्त किया था। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया था। 25 नंबर का सवाल पर चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तुरंत लाइक का बटन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के